फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें जो अगली चीज आपने पढ़नी है वो और बहुत बेसिक लेवल पर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है। सो अब हमने ये कहा, तो बड़े ध्यान से देखिएगा बेटे इस चीज को, हमने ये कहा कि एक डिप्लॉयड सेल बना है, और ये जो डिप्लॉयड सेल है इसे आपने जाइगोट कहा एक्चुअल फर्टिलाइजेशन के बाद में, और ये बीच में एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, और हम याद रखते हैं कि इसके चारों तरफ, अगर आपको याद है, एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर थी जिसका नाम था ज़ोना पेलुसिडा। तो ये एक चीज है फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। फर्टिलाइजेशन ओवम के रिलीज के 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अब इसमें जो डिविजन शुरू होंगी वो माइटोटिक होंगी, असेंशियली दे वुड बी माइटोटिक। सो प्लीज रिमेंबर दिस कि इस जाइगोट से, डिप्लॉयड सेल से बॉडी के सारे सेल बनने हैं, तो इस सेल को मैं टोटीपोटेंट कह सकता हूं, और इसमें जो डिवीजन होगा वो असेंशियली माइटोटिक होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगी। लेकिन नॉर्मल माइटोसिस से इस बार जो माइटोटिक डिवीजन्स हैं उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ एक कॉन्स्ट्रिक्टिंग लेयर है जिसे आपने ज़ोना पेलुसिडा कहा। तो नॉर्मल माइटोसिस में जिस तरह से ग्रोथ होती है अलोंग विद द नंबर ऑफ द डॉटर सेल्स, जब डॉटर सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है तो इट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पर एक स्पेस कन्फाइन हो गई है, जब तक ज़ोना पेलुसिडा है इसी रीजन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर की ग्रोथ नहीं होगी। सो होगा असेंशियली माइटोटिक, दैट वुड बी इक्वेशनल, जो न्यूक्लियस है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगे, लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि ओवरऑल ग्रोथ नहीं होगी स्ट्रक्चर की। नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे, और जो डॉटर सेल्स हैं अब की बार डिवीजन के, उसको ब्लास्टोमियर कहा जाता है, और इस तरह की स्पेशलाइज्ड माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज डिवीजन कहा जाता है। सो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो ये है कि ये जो क्लीवेज डिवीजन है और नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सो जो कार्डिनल डिफरेंस ये है कि इसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ नहीं होगी स्ट्रक्चर की, ओवरऑल स्ट्रक्चर की ग्रोथ नहीं होगी। अब देखिए इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि मान लीजिए मैं अगर पहली क्लीवेज डिवीजन देखूं, सो उसके बाद में दो अंदर सेल बनेंगे, लेकिन इसी स्पेस के अंदर ही बनेंगे, और आप ये देखेंगे कि ये दो डॉटर ब्लास्टोमियर्स बन गए। मुझे उम्मीद है अब आपको इस फिगर से वो बात अच्छे से समझ में आई होगी जो मैं कह रहा हूं। ये सेल डिवाइड किया, इससे दो डॉटर सेल्स बने, और लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर का ग्रोथ नहीं हुआ। इस तरह की डिवीजन को आप क्लीवेज डिवीजन कहते हैं। ये जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैं इनको आप ब्लास्टोमियर कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन एग में करीब करीब आप ये मान के चल सकते हैं कि यॉक की एब्सेंस होती है। आप ह्यूमन एग को एक तरह से एलेसिथल कह सकते हैं, इसीलिए ये क्लीवेज डिवीजन थ्रू एंड थ्रू हो रही है। इस तरह की क्लीवेज को होलोब्लास्टिक कहा जाता है। सो दिस इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और जो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स हैं उनका साइज इक्वल है। सो ह्यूमन क्लीवेज डिवीजन में मैंने दो एडजेक्टिव यूज किए, एक होलोब्लास्टिक है, हमने कहा थ्रू एंड थ्रू है, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स हैं उनका साइज क्या है, इक्वल है। तीसरी चौथी बार मैं आपको तीसरी चीज बता रहा हूं कि ये याद रखिएगा कि ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही है स्ट्रक्चर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। Please do not try to read about the type of cleavage division in frog, in birds, in pigs, in elephant, etc. Please don't do it. बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। This is only human reproduction that you need to know. हम भी थोड़ा NCERT के बाहर जा रहे हैं। हमने भी आपको बताया कि ये cleavage division holoblastic है और इसके equal blastomer है, लेकिन we are going outside NCERT only with respect to human reproduction. Do not waste time on trying to mug up the different types of cleavage division. मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, इसके बाद में एक सेल एक स्टेज आएगी, एंड दिस स्टेज विल हैव 8 to 16 cells. So I am quoting a figure of NCERT. There will be large number of blastomere. ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रही है। अभी ज़ोना पेलुसिडा इंटैक्ट है, अंदर ब्लास्टोमियर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब हमने ये कहा कि एक स्टेज आ गई और इसमें 8 to 16 सेल्स हैं, और
और इसकी वजह से ये जो सेल्स हैं ये एक सॉलिड बॉल की तरह आपको दिखाई देंगे। सो ये एक सॉलिड बॉल की तरह आपको दिखाई देंगे और इसीलिए इस स्टेज को मोरूला कहा जाता है। सो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अभी भी फर्टिलाइजेशन के 3-4 दिन हुए हैं। ये सारे इवेंट फेलोपियन ट्यूब में हो रहे हैं। जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है। इसीलिए जोना पेलुसिडा के कन्फाइंस में जो सेल्स हैं वो मदर के टिश्यू के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं और इसीलिए फेलोपियन ट्यूब में इंप्लांटेशन नहीं हो रही है। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा जो नॉर्मल जगह है उसकी इंप्लांटेशन के कहीं और इंप्लांट होती है तो इस तरह की प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और जोना पेलुसिडा का एक और इंपॉर्टेंट रोल मुझे पता चल गया कि जब तक जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी 0 है। यहां पर जो बेसिकली जो सेल है, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है, वो फेलोपियन ट्यूब में इंप्लांट नहीं होगा। सो उम्मीद है ये जो एक शब्द है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और जो रिलेशन है इसकी प्रिवेंशन में जोना पेलुसिडा का जो फंक्शन है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये जो स्टेज है इस स्टेज को हमने कहा मोरूला। एंड नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मलबेरी की तरह की शेप है, एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अभी कोई कैविटी नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं है और हम इस स्टेज को क्या कह रहे हैं, मोरूला। अब इस मोरूला के अंदर एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पैक्शन। सो ये जो मोरूला के सेल्स हैं दे अंडरगो अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्शन। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं बेटे, बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मोरूला बना, मोरूला के सेल्स के अंदर एक प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को आप कहते हैं कॉम्पैक्शन, जिसका मतलब यह है कि ये जो मोरूला के सेल्स हैं अपने आप को 2 डिफरेंट रीजन्स में ऑर्गेनाइज करेंगे, 2 डिफरेंट तरीके के रीजन्स में अपने आप को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मैंने यहां से हटा दिया एंड लेट अस सी द मोर डेवलपमेंट इन अदर डायग्राम्स। अब हम ये कह रहे हैं कि ये ध्यान रखिए कि अब ये जो सेल है मोरूला के, इनमें एक प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हमने कहा कॉम्पैक्शन। और कॉम्पैक्शन का मतलब ये है कि अपने आप को 2 रीजन्स में ऑर्गेनाइज करेंगे। एक रीजन को अब आप कहेंगे आउटर सेल मास, आउटर सेल मास। तो देखिए एक आउटर सेल मास, मैं अलग अलग कलर स्कीम ले लेता हूं। सो मैंने कहा एक आउटर सेल मास है और एक को आपने कहा इनर सेल मास। इस प्रोसेस को कॉम्पैक्शन कहा जाता है। सो सेल्स ऑफ मोरूला अंडरगो कॉम्पैक्शन, देयर इज एन आउटर सेल मास। अभी आप देख रहे हैं यहां पर इस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। कॉम्पैक्शन के बाद में एक आउटर सेल मास, इसको आप ट्रोफोब्लास्ट सेल भी कह सकते हैं। सो दिस इज आउटर सेल मास और ये डिफरेंशिएट होकर के बनेगा व्हाट आर कॉल्ड एज द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फ्यूचर में विल टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। देखिए हमने ये कहा कि ये जो आउटर सेल मास है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कह रहे हैं, ये फ्यूचर में मदद करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। और जो पूरा एम्ब्रायो है वो इनर सेल मास से बनना है। तो ये सारे के सारे फीटल सेल हैं, लेकिन फीटल सेल में जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो फ्यूचर एम्ब्रायो को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। और जो एम्ब्रायो है वो हमने ये कहा कि इनर सेल मास से बनना है। अब देखिए बेटे, जैसा हमने वेसिकुलर फॉलिकल में कहा था, अब दोबारा समझिएगा, यहां पर एक फ्लूइड सिक्रीट होगी। अगर फ्लूइड सिक्रीट होगी तो यहां पर एक कैविटी आनी शुरू हो जाएगी। सो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अब एक फ्लूइड सिक्रीट होगी इसी स्ट्रक्चर के अंदर और यहां पर एक फ्लूइड इकट्ठी होनी शुरू होगी और उसकी वजह से जो इनर सेल मास वाले सेल्स हैं वो एक पोल की तरफ पुश होंगे। दिमाग लगाइए, मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक फ्लूइड इकट्ठी होनी शुरू हुई और उस फ्लूइड की वजह से वो जो कैविटी अपीयर होगी उसका जो प्रेशर होगा उसकी वजह से जो इनर सेल मास के सेल्स हैं हमने ये कहा कि वो एक एंड की तरफ क्या होंगे, पुश होंगे। इज इट क्लियर कि यहां पर एक फ्लूइड इकट्ठी होगी जिसकी वजह से कैविटी आएगी। बेटे इसका नाम रखेंगे, अभी नाम रखेंगे। अभी केवल यह बताइए कि क्या आपको यह समझ में आ गया कि यहां पर देखिए, दीज आर सम डिफिकल्ट कंसेप्ट्स इन एम्ब्रायोलॉजी
और जनरली मैंने ये देखा है कि बच्चों के कंसेप्ट्स बहुत क्लियर नहीं होते हैं, एंड दैट इज वाई मैंने यूनिलैटरली ये डिसाइड किया था एक दो क्लास पहले कि 2 क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा रादर देन क्वेश्चंस पूछने के लिए। मैं ये चाह रहा हूं कि ये कंसेप्ट्स एक बार हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं धीरे चल रहा हूं बेटे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ अभी भी जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है, अभी भी जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है। 5-6 दिन हो गए फर्टिलाइजेशन के बाद में। और अब हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमने ये कहा कि ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स अब इंक्रीज कर रहे हैं बेटे, फर्दर डेवलपमेंट हो रही है। आप देख रहे हैं रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर का साइज हर डिवीजन की वजह से छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अब आप ये देखिए, जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दिस इज व्हाट हैपेंस, और जो इनर सेल मास के जो सेल्स हैं वो एक पोल की तरफ चले गए, और अब आपको एक स्पेस दिखाई दे रही है, ये वाली स्पेस, और इसमें फ्लूइड आएगी। इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, और इसमें ये जो कैविटी है, इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहा जाता है। सो ब्लास्टुला का जो फर्दर डेवलपमेंट है, उस स्टेज को ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में आप ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और जैसे ही आपने सिस्ट शब्द कहा तो इसका मतलब, सिस्ट का मतलब ही ये हो गया कि आपने एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनानी है, और ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसको अब ब्लास्टोसिस्ट कहा, इसको ब्लास्टोसील कहा जाता है, और इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इसमें ट्रोफोब्लास्ट सेल देखिए, इनर सेल मास देखिए, इनर सेल मास एक एंड पर क्या हो गए हैं, पुश हो गए हैं। क्या यह बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? देखिए, अब यह हुआ कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन 6-7 दिन हो गए, और यह स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब से घूमता हुआ फंडस वाले रीजन में आ गया। और इस दौरान दिमाग लगाइएगा, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर थी, तो अब ये किधर आ रहा है बेटे? इट इज एट द जंक्शन ऑफ द यूट्रस एंड द फेलोपियन ट्यूब, सो इट इज अबाउट टू एंटर इनटू द यूट्रस, एंड यूट्रस इज द साइट ऑफ द इंप्लांटेशन। अब हम ये कह रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, अंदर फ्लूइड का लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। दूसरी चीज, ये जो जोना पेलुसिडा है, इसके ऊपर अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, और बाहर से जो फेलोपियन ट्यूब के सिक्रीशंस हैं वो भी इसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहे होंगे, और धीरे धीरे इस अंदर के प्रेशर के बढ़ने की वजह से और बाहर के जो सिक्रीशंस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जोना पेलुसिडा वीकेंड हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और इसकी वजह से रप्चर हो जाएगा, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये बाहर निकलेगा फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द जोना पेलुसिडा। सो बड़ी सिंपल बात है, हमने ये कहा कि अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फ्लूइड भी इकट्ठी हो रही है। अब हमने ये कहा कि बाहर से जो फेलोपियन ट्यूब के ऊपर, फेलोपियन ट्यूब के जो सिक्रीशंस है वो भी जोना पेलुसिडा पे लगातार एक्ट कर रहे हैं। सो इस वजह से धीरे धीरे जोना पेलुसिडा की जो टफनेस है वो कम होती चली गई है, और इस प्रेशर की वजह से, और अब तक ये जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट उस जगह भी आ चुका है यूट्रस में जहां पर इसको क्या होना है, इंप्लांट होना है। तो अब क्या होगा कि इस प्रेशर की वजह से ये जोना पेलुसिडा रप्चर करेगी और ब्लास्टोसिस्ट इससे बाहर निकलेगा। इस फिनोमिना को, इस स्टेज को कहते हैं हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सो अगर आप चिकन का एम्ब्रियो वाली बात करें तो आपने अंडा देखा होगा, तो मूवीज में दिखाते हैं कई बारी कि वो जो अंडा है उसमें कुछ इस तरह के क्रैक्स अपीयर होते हैं, और उसके बाद में वो ऊपर से खुल जाता है। यू कैन इजीली इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, और उसमें से फिर वो चिकन बाहर निकलता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हैचिंग, और वही शब्द आप यहां इस्तेमाल करेंगे कि ये ब्लास्टोसिस्ट का हैचिंग होगी, ये ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकलेगा और ये जोना पेलुसिडा रप्चर हो जाएगी। सो अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो मैं यहां से इन डायग्राम्स को अब हटा रहा हूं, ये स्टेज हमें समझ में आ गई है। सो लेट अस रिमूव दिस and let us look at the next stage, which is the hatching of the blastocyst. So we are doing some difficult concepts of embryology. We are not trying to go unnecessarily into lot of details, but still we are trying to understand what exactly happens here. So अब हमने ये कहा कि ये जो blastocyst है ये बाहर निकल करके आएगा। So I hope you are getting this point.
अब देखिए बड़े ध्यान से, ये हैचिंग हो रही है ब्लास्टोसिस्ट की, और जोना पेलुसिडा रप्चर हो गया और ये ब्लास्टोसिस्ट इससे बाहर निकल के आया। 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं। 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 22वां दिन होगा। पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं प्रोजेस्टेरोन अपने हाईएस्ट पीक पर होगा, एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा सिक्रीटरी, बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होगा, बिल्कुल तैयार है इंप्लांटेशन के लिए। कोरिलेट कीजिए इन इवेंट्स को जो मैंने इवेंट्स कल बताए थे आपको। सो अगर 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, 14th डे ओव्यूलेशन हुआ, 15वें दिन जो है कहते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद में ये 22वें 21वें 22वें दिन की मैं बात कर रहा हूं। और इस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहा है। याद कीजिए वो डायग्राम जो पिछली क्लास में पढ़ाया था। और ये प्रोजेस्टेरोन जिसे हमने प्रेगनेंसी हार्मोन कहा था, इसके बड़े सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हो रहे हैं यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे। यूट्राइन एंडोमेट्रियम बहुत हेल्दी है, बहुत ग्लैंडुलर है, बहुत वास्कुलर है, बहुत सिक्रेटरी है और पूरी तरह से तैयार है इंप्लांटेशन के लिए। और ये इंप्लांटेशन इस ब्लास्टोसिस्ट का होगा वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम पे, और 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। अब तक इंप्लांटेशन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि चारों तरफ जोना पेलुसिडा थी, लेकिन जब ये ब्लास्टोसिस्ट निकल के बाहर आएगा तो पहली बार जो फीटल सेल्स है वो मदर के सेल के कांटेक्ट में आएंगे। अब तक कांटेक्ट में नहीं आए थे क्योंकि चारों तरफ क्या थी, जोना पेलुसिडा, लेकिन अब ये कांटेक्ट में आएंगे एंड दे विल स्टार्ट एंड डिवाइड एंड ग्रो इनटू द एंडोमेट्रियम दैट हैज बीन मेड हेल्दी, सिक्रीटरी, न्यूट्रिटिव, ready for implantation by the action of the progesterone, which is being secreted in a very very high amount by the corpus luteum in the post ovulatory phase of the menstrual cycle। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि बहुत सी टर्म्स में कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैं चाह रहा था कि इसको एक बार ढंग से किया जाए। आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। मेरे ख्याल से आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उसमें ये वाला चैप्टर आना है कि नहीं आना है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और अब कम से कम ये सारे शब्द हमें समझ में आ रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि ये जब ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकल के आएगा तो इसके सेल्स एंडोमेट्रियम के कॉन्टैक्ट में आएंगे। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या कह रहे हैं सर बच्चे, बताइए। ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं नहीं, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है बेटे, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाएंगे, आपको मैं एक बात बता देता हूं, इधर देखिए बड़े ध्यान से। आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाएंगे, अभी कुछ महीनों बाद जाएंगे, 2 3 4 महीने बाद, तो एक पूरा अलग से किताब आएगी एम्ब्रियोलॉजी की। और इसीलिए हमने कहा कि हमने बहुत बेसिक लेवल पे बात करनी है, हमने बहुत बेसिक लेवल पे बात करनी है। एनसीईआरटी मोरूला की बात कर रही है, हमने आपको मोरूला पढ़ाया। एनसीईआरटी ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रही है, हमने भी पढ़ाया ब्लास्टोसिस्ट। एनसीईआरटी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की भी बात कर रही है, इनर सेल मास की भी बात कर रही है, गैस्ट्रुलेशन की भी बात कर रही है। इसीलिए हम भी अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर तक ही करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करना है केवल अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, वहां तक बनने पे जो एनसीईआरटी के टर्म्स हैं वो मुझे पूरे क्लियर होने चाहिए, फुल स्टॉप। दिस इज व्हाट इज नीडेड। मैं केवल एनसीईआरटी की जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपको क्लियरली बता रहा हूं कि कहीं आपके दिमाग में कोई गलत कंसेप्ट तो नहीं है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। समझ में आ गया? चलिए बेटे, अब देखिए, अब हमने ये कहा कि ये वाले जो सेल्स हैं अब ये एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आ गए। तो ये मैंने एंडोमेट्रियम बनाया और मैंने आपसे ये कहा लेट अस कीप आवर कलर स्कीम गोइंग। और हमने ये कहा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ गया निकल करके, अब इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा नहीं है। और अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं ये कांटेक्ट में आ गए हैं, ये इनर सेल मास है और अब ये कांटेक्ट में आ गए हैं एंडोमेट्रियम के। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जोना पेलुसिडा के हटने की वजह से क्या हुआ है? अब ये जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये डिवाइड करके घुसना शुरू होंगे एंडोमेट्रियम के अंदर। सो ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुसेंगे। सो इसकी वजह से जो एम्ब्रायो है वो इंप्लांट होगा ऑन द वॉल ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। सो दीज सेल्स, दीज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, क्या आप देख पा रहे हैं? ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ये अंदर इन्वेड करेंगे और एंडोमेट्रियम के अंदर घुसना शुरू करेंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को। ये जो सेल्स हैं जब अंदर चले गए तो अब आप समझ गए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये
सस्पेंड हो गया एंडोमेट्रियम से, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंप्लांटेशन। इस प्रोसेस को इंप्लांटेशन कहते हैं। ये 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट, और ये वो इवेंट है, द इंप्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, दैट एस्टैब्लिशेस pregnancy. So pregnancy is not established by mere fertilization of the gametes. For by the formation of the zygote, the pregnancy gets established because of the implantation of the blastocyst on the uterine endometrium. अब हम शब्द इस्तेमाल करेंगे कि ये प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गई है। अब एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा और बता देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो अंदर वाले सेल्स थे ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आपस में थोड़ा सा फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने के बाद में एक मल्टी न्यूक्लिएट मास बनेगा और इसको आप कहेंगे सिंसाइशियम। सो ये ट्रोफोब्लास्ट है जो सिंसाइशियम है, इधर वाला ट्रोफोब्लास्ट सिंसाइशियम नहीं है, और इसकी वजह से अब हमने ये कहा कि ये चीज इंप्लांट होने लगी है, ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन रही है, इसको हम कहते हैं कोरियन। सो ये जो मैंने आपको बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की मदद से प्लासेंटा बनेगा, आप देख रहे हैं कि ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो अंदर घुस रहे हैं, बाद में ये फ्यूज हो गए हैं, इनसे डेवलप होगा एक मेम्ब्रेन जिसे हम कहेंगे कोरियन, और इस कोरियन के जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहेंगे कोरियोनिक विल्लाए। सो दिस इज कोरियन, और इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको हम कहेंगे कोरियोनिक विल्लाए, और दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक कोरियन और एक एलेंटॉयस, मिलकर के ह्यूमन प्लासेंटा बनाते हैं। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस, द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन प्लासेंटा इज बिकॉज ऑफ टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, वन इज कोरियन एंड सेकंड इज एलेंटॉयस। इसीलिए ह्यूमन प्लासेंटा को कोरियो एलेंटॉइक भी कहा जाता है। सो ह्यूमन प्लासेंटा के लिए एक और शब्द हमने इस्तेमाल किया, कोरियो एलेंटॉइक। हम ये आपको बता रहे हैं कि कोरियन और एलेंटॉयस के मिलने से प्लासेंटा बनता है। और ये मुद्दे की बात ये थी कि हमें ये समझ में आ गया कि ये जो इंप्लांटेशन हुई है ये ब्लास्टोसिस्ट की वजह से हुई है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे हुई है, 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ है। ये इंप्लांटेशन इसलिए हो पाया है क्योंकि जोना पेलुसिडा हट गई है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सिंसाइशियम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन रही है, इट इज एक्चुअली लेयर ऑफ सेल, इसको हम कहते हैं कोरियन। कोरियन की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे कहते हैं कोरियोनिक विल्लाई। एमनियोसेंटेसिस में अगर आप फीटल सेल निकालते हैं तो कोरियोनिक विल्लाई सैंपलिंग भी की जा सकती है, उससे भी फीटस के सेक्स का पता लग सकता है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बर्थ से पहले। और आप में से किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। दिस इज सर्टेनली नॉट इजी, लेकिन जितना हमें चाहिए हम उसे पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी बेटे इट इज, आपको बहुत मजा आएगा जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को और हायर लेवल पे पढ़ेंगे, देन यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी अमेज्ड। इट्स अ रिजल्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सो एक ऐसी मशीन की बात हो रही है जिसमें मिलियन बिलियन नहीं ट्रिलियन ऑफ सेल हैं, और वो सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके एक हार्मोनियस डिजाइन के अंतर्गत एक्ट कर रहे हैं, और हजारों मतलब फ्यू डिकेड्स तक करते रहते हैं, हजारों साल कह रहा हूं, 70-80 साल की उम्र तक आदमी जिंदा रहता है और लगातार सारा सेल, और इसमें एक भी सेल कैंसरस हो सकता है। जस्ट इमेजिन बेटे व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। यस, वी आर लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म द ह्यूमन बीइंग। सर्टेनली इट विल बी द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लेकिन 12वीं के लेवल तक हमें जो ये शब्द एनसीईआरटी बता रही है इसके बारे में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए ताकि रटना ना पड़े। अब हमें समझ में आ गया कि ये इंप्लांटेशन होता कैसे है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जरा इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमने ये कहा कि ये इंप्लांटेशन 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम अब डीजेनरेट हो सकता है, और अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया तो ये एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ हो जाएगा, ये एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ हो जाएगा, और ये प्रेगनेंसी जो एस्टैब्लिश हुई है एंडोमेट्रियम पे वो वेस्ट हो जाएगी। सो दिस शुड नॉट हैपन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह से कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होता है और किस तरह से एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ हो जाता है। लेकिन अब प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गई है, अब नहीं हम चाहेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो।
अब प्रॉब्लम यह है कि इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए LH चाहिए था, और याद कीजिए LH अब आ नहीं रहा है. सो हाउ इज द कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड? इज नॉट अलाउड टू डीजेनरेट इन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन. अगर फर्टिलाइजेशन और इंप्लांटेशन होती है तो किस तरह से कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट नहीं होने दिया जाता है? क्या वो चीज है जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगी? कि मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, मुझे बताइए कि वो पहला कौन सा हार्मोन था जो आपने अपनी जिंदगी में प्रोड्यूस किया था? याद कीजिए, फीटल सेल है. ये फीटल सेल है. यस, पहले एम्ब्रायो थे आप भी, और उसके बाद में एम्ब्रायो जब बना, पहले जब आप जाइगोट ही थे, जाइगोट से फिर क्या बना होगा? एम्ब्रायो. और सेम चीज हुई होगी बेटे. और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ने क्या क्या किया होगा? HCG. HCG का नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. LH क्या है? गोनाडोट्रोपिन. सो गोनाडोट्रोपिन LH नहीं आ सकता, पर LH जैसी चीज तो आ सकती है. और वो LH जैसी चीज कौन है? HCG. इस कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि ये ट्रोफोब्लास्ट सेल सिक्रीट कर रहे हैं. ये फीटल सेल है. ये फीटल सेल है. ये मैटरनल हार्मोन नहीं है. ये फीटस की तरफ से हार्मोन है जो मदर की बॉडी में जाकर के, ओवरी में जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है. तो दिमाग लगाइए, ये फीटल सेल से हार्मोन निकला, मदर की बॉडी में गया, मदर की बॉडी में ओवरी में जाकर के इसने वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया. अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन किया तो क्या एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ होगा? अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हुआ तो क्या एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटे. एंडोमेट्रियम मेंटेन, सॉरी, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो गया बिकॉज ऑफ द HCG. HCG is similar to LH, is not LH, but it is a gonadotropin. It can maintain corpus luteum and it is coming from the fetal cell. Yes. तो अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, नहीं होगा, नहीं होगा. Very good, नहीं होगा. So don't you think बेटे the female will miss the dates of the menstrual cycle? She will miss the date of the menstrual cycle and that becomes the first clinical sign of pregnancy. जिस दिन एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ होना था नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, और इसकी वजह से ये पहला क्लिनिकल साइन बनेगा प्रेगनेंसी का. अब हमें ये समझ में आ गया कि ये जनरली कैसे कहा जाता है कि इफ द लेडी मिसेस द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स देन इट मे बी इन दिस एज ग्रुप इन पर्टिकुलर सेटिंग वुड बी अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी. सो दिस इज मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी. की प्रेगनेंसी क्या हो गई है? एस्टेब्लिश हो गई है. और इसका मतलब यह है कि HCG प्रोड्यूस हो रहा है. अब देखिए, HCG फीटस ने बनाया, मदर की बॉडी में गया, एलिमिनेट उसको मदर की बॉडी करेगी. नाउ दिमाग लगाइए, अब हमने कहा HCG बनाया फीटस ने, गया कहां पर बेटे? मदर की बॉडी में. और मदर की बॉडी में जाकर के हमने ये कहा कि वो मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, लेकिन मदर की बॉडी इसके एक्शन के बाद में उसको यूरिन में एलिमिनेट करेगी. सो दैट मींस HCG व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड बाय फीटस गोज इनटू द मदर बॉडी, इज एलिमिनेटेड बाय द मदर बॉडी इन हर यूरिन. और इस HCG का डिटेक्शन इन द यूरिन ऑफ दिस मदर विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज द बेसिस ऑफ द प्रेगनेंसी टेस्ट. क्योंकि अब यह तय है कि अगर इस फीमेल के यूरिन में HCG आ रहा है, क्योंकि मदर की बॉडी खुद नहीं बनाती, उसे फीटस बनाता है, सो ये आपको डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि प्रेगनेंसी है. सो इन द प्रेगनेंसी टेस्ट व्हाट इज डिस्कवर, व्हाट इज फाउंड? इट इज एक्चुअली द HCG इन द यूरिन ऑफ द मदर, एंड व्हाट यू यूज फॉर दिस, द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दैट इज द बेसिस ऑफ द प्रेगनेंसी टेस्ट और द ग्रेविडेक्स टेस्ट. मुझे उम्मीद है अब ये कंसेप्ट भी आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा. क्या देखिए, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं 2, 4, 5 मिनट लेकर के जो इनर सेल मास है इसका भी थोड़ा सा डेवलपमेंट आपको बता दूं? बताइए हाँ या नहीं. शुड आई टेल अ लिटिल बिट अबाउट द इनर सेल मास एज वेल? ज्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा. क्या मैं इनर सेल मास के बारे में आपको बताऊं? उम्मीद है इतना तो नहीं है कि बेटे नीट में आएगा, लेकिन क्या आप, क्योंकि आप में से कुछ लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे थे एमनियन एटसेट्रा, तो मैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इनर सेल मास के बारे में बताऊं? रेलेवेंट नहीं है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं. अब हम ये कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए बाकी सब चीज़ें भूल जाइए. इधर जो है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो मैंने कहा वो प्लासेंटा, कोरियन और एलेंटॉयस मिलके प्लासेंटा बनाएगा. एलेंटॉयस कहाँ से बनती है वो बाद में देखेंगे फर्स्ट ईयर MBBS में. अभी केवल इसकी तरफ देखते हैं कि इनर सेल मास में क्या होता है. सो यहाँ पर ये इनर सेल मास था. सो ये इनर सेल मास था. देखिए अब इसमें क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटे. इनर सेल मास में ये जो सेल्स हैं अपने आप को 2 लेयर में ऑर्गेनाइज करेंगे. तो सबसे पहले इधर साइमल्टेनियसली प्लेसेंटा बनना शुरू हुआ.
सो आप जानते हैं यहां से ये इंप्लांट हुआ होगा, प्लासेंटा बनना शुरू हुआ होगा, उसको अभी मैं यहां पर चर्चा में नहीं रख रहा हूं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं थोड़ा इनर सेल मास की, और हमने ये कहा कि अब यहां के जो सेल्स हैं अपने आप को 2 लेयर्स में ऑर्गेनाइज करेंगे। सो मैं इनर सेल मास के जो ये सेल्स हैं इनको अभी रब कर रहा हूं, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर क्या होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर ये सेल अपने आप को 2 लेयर्स में ऑर्गेनाइज करेंगे। एक तो ये रहा, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एक तो ये रहा, ये बेसल लेयर हो गई, और एक और लेयर होगी, लेट अस यूज दिस कलर, ये थोड़े टॉल सेल्स होंगे। सो अब आप देखिए इनर सेल मास ने अपने आप को 2 लेयर में ऑर्गेनाइज किया। ये बाइलेमिनार एम्ब्रायो बना है। मेरा मकसद नहीं है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाने का, लेकिन थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं क्योंकि 3 जर्म लेयर्स तक आपकी एनसी आपके नीट के सिलेबस में लिखा हुआ है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर आप कभी नीट का सिलेबस देखेंगे अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। सो हमने ये कहा कि ये वाले जो सेल है ये एपीब्लास्ट है, और ये वाले जो सेल है इनको हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। सो देखिए अभी कोई एक्टोडर्म एंडोडर्म की बात नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं। ये दोनों के दोनों सेल्स इनर सेल मास के हैं। अब जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं ये कट करना शुरू करते हैं अपने आप को, और ये देखिए बड़े ध्यान से, ये ब्लास्टोसील को एनक्लोज कर लेंगे। कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये जो बीच में हाइपोब्लास्ट सेल्स थे, अब इन्होंने इस तरह से घूम के ब्लास्टोसील को क्या किया है, कवर कर लिया है, और इस जगह को आप कहते हैं योक सैक। ये ह्यूमन बीइंग्स में डेवलप नहीं होता। इसका मतलब फ्यूचर एम्ब्रियो में इनर सेल मास का पार्ट होने के बावजूद जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं फ्यूचर एम्ब्रियो को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये योक सैक के चारों तरफ की एक बाउंड्री बनाते हैं। अल्ट्रासाउंड वाले जब फीमेल का अल्ट्रासाउंड करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो इस योक सैक को देख के उनको पता चलता है कि इंप्लांटेशन हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे ये योक सैक खत्म हो जाएगा। वी हैव अ प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा की मदद से जो फीटस है वो न्यूट्रिएंट वगैरह एक्सचेंज करता है मदर के साथ में। दिस योक सैक फॉर्म जरूर होता है लेकिन डेवलप नहीं होता है। इट डज नॉट डेवलप। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सारा का सारा किससे बनना है? इससे बनना है एपीब्लास्ट से, और ये सेल अब अपने आप को अलग करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से इधर, अब हमने ये कहा कि ये जो एपीब्लास्ट सेल्स हैं इनके ऊपर एक और स्पेस आएगी। बड़े ध्यान से देखिए, इस तरह की स्पेस आएगी, और एक कैविटी अब क्योंकि ये हट गए हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल से, एक ये स्पेस इकट्ठी हो रही है। इस स्पेस को एमनियन कहा जाता है। दिस इज द एमनियोटिक कैविटी। इसको एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है बेटे, जो ऊपर आ रहा है। इसका मकसद है न्यूट्रिशन इन सेल्स को प्रोवाइड करना। यहां का न्यूट्रिशन इज टेकन केयर ऑफ दिस ब्लास्टोसील, लेकिन इसके ऊपर जो अब कैविटी इनके हटने की वजह से आई है, जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, ये है एमनियोटिक कैविटी। इसके चारों तरफ जो सेल की लेयर आ जाएगी उसे आप एमनियन कहेंगे, और ये एमनियोटिक कैविटी बढ़ती जाएगी और ये ब्लास्टोसील कम होता चला जाएगा। इस जगह को आप एम्ब्रायोनिक डिस्क कहते हैं, केवल एपीब्लास्ट सेल। इसके सेल डिफरेंशिएट होंगे इनटू एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और इस प्रोसेस को आप कहेंगे गैस्ट्रुलेशन। और कुछ ऑर्गन्स गैस्ट्रुलेशन के बाद में होगा ऑर्गेनोजेनेसिस, और कुछ जो है ऑर्गन्स वो एक्टोडर्म से बनेंगे, कुछ मीजोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से। सो ये जो स्पेस है ये योक सैक है, ऊपर जो स्पेस है वो एमनियोटिक कैविटी है, बीच में जो केवल एपीब्लास्ट सेल्स हैं उन्होंने एम्ब्रायोनिक डिस्क बनाई है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों इस एपीब्लास्ट सेल से बनेंगे। इस 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। गैस्ट्रुलेशन के बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, कुछ डेरिवेटिव्स होंगे एक्टोडर्म के, कुछ मीजोडर्म के, कुछ किसके होंगे, एंडोडर्म के होंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह बात बेसिकली समझ में आई होगी कि किस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा मैं आपको कह रहा हूं, ये लेयर, ये वाली कैविटी बढ़ती जाएगी और ये वाली कैविटी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। आई होप यहां तक अब आपको कुछ क्लैरिटी जरूर आई होगी। सो अब देखिए बेटे, अब देखिए, ये एक मैं इसके ऊपर आया, ये काम आप भी कर सकते हैं, मैं भी यहां पर आपके लिए कर दिया। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हमें नहीं पढ़ना है, कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। केवल इन इवेंट्स को, जिस तरह से हमने ये टेबल बनाई है, इसका पीडीएफ सर सबके साथ शेयर कर देना। इसको आपने याद करना है कि ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में किस मंथ के एंड पर क्या डेवलपमेंट होती है,
please try to confine yourself to only and only the events which are given in your NCERT। ये टेबल हमने आपके लिए एक बार बना दी है, हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे, और इससे बाहर नहीं जाना है। एक एंटी क्लाइमैक्स टाइप की चीज हो गई एकदम। मैंने आपसे थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट पढ़ा के आपसे ये कहा कि केवल NCERT के इन इवेंट्स को याद रखिए, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज डू नॉट गो आउटसाइड दिस। यस, आप जब सेलेक्ट हो जाएं और उसके बाद जब कॉलेज ज्वाइन करें और उसके बीच में अगर आपको कोई इच्छा है तो मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा। फर्स्ट ईयर MBBS में अगर कॉलेज में दिक्कत आ रही है, वहां समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कहना, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में, और आपके पास टाइम है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि वहां पर भी आपकी मदद की जाए। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और इसीलिए अभी अपना फोकस इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे बेटे इस टेबल पे रखिए, अपने हाथ से बनाइए इस टेबल को, दिन में 2, 4, 10 दिन तक इसको 8-10 बार रिवाइज कर दीजिए, अपने आप याद हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप उठा लीजिए 10 साल के पेपर को, जब भी क्वेश्चन आया है इन्हीं इवेंट्स के बीच में आया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग हियर। चलिए, तो देखिए अब इसके बाद हम चलते हैं, एंड दैट वुड बी, एक बार नजर डालते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। सो हमने ये कहा कि जो प्लेसेंटा है उसमें हमने ये कहा कि 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर हैं, और इसमें हमने कहा कि द प्लेसेंटा वुड बी कोरियो-एलेंटोइक। सो दिस प्लेसेंटा वुड बी कोरियो-एलेंटोइक। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरियन और एलेंटोइस 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैं जो कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्ट लेती हैं। अब देखिए, इस तरफ फीटल ब्लड है, इस तरफ मैटरनल ब्लड है, और हम ये देखेंगे कि ये जो कोरियन है, इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये मैटरनल ब्लड में डायरेक्टली बेथ करते हैं। मतलब कहने का ये है, प्लीज डू नॉट ट्राई टू मेक लॉट ऑफ नोट्स। मैं आपको जस्ट एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर फीटल ब्लड वेसल है और यहां पर मैटरनल ब्लड वेसल है, तो यहीं पर तो बेटे एक्सचेंज होना है, एक्सचेंज मदर और फीटस के ब्लड के बीच में होना है। सो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इधर फीटस की ब्लड वेसल है, इधर मदर की, तो यहां पर एंडोथीलियम होगा, ये आप जानते हैं, यहां पर भी एंडोथीलियम होगा। इसके बाद में आप ये भी जानते हैं कि एपिथीलियम की लेयर होगी, यहां पर भी मैटरनल एपिथीलियम होगा, और बीच में दोनों के हम ये भी जानते हैं कि बेसमेंट मटेरियल होगा। सो अगर आप देखें तो टोटल जो एक्सचेंज होना है वो 6 लेयर के थ्रू होना है, 3 फीटस की साइड में, 3 मदर की साइड में है। सो बड़े ध्यान से देखिए, 3 लेयर कौन कौन सी हो गई, ये एंडोथीलियम, बेसमेंट मटेरियल, एपिथीलियम, फिर ये एपिथीलियम, फिर बेसमेंट मटेरियल, एंडोथीलियम। लेकिन ह्यूमन बींग्स में होता क्या है कि ये जो बैरियर्स हैं मदर के साइड के, ये खत्म हो जाते हैं, दे आर डाइजेस्टेड। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मैटरनल ब्लड है उसकी पॉकेट्स डायरेक्टली होंगी। सो यहां पर हमने ये कहा कि मैटरनल ब्लड होगा, एंड दिस इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये जो कोरियन की जो विल्लाई हैं, दे आर डायरेक्टली बेदिंग इन द मैटरनल ब्लड। इसीलिए हमने ह्यूमन प्लेसेंटा को हीमोकोरियल भी कहा। हमने क्या कहा, हीमोकोरियल। आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ लेयर्स कम हुई है तो डिफ्यूजन और ज्यादा क्या हुआ होगा, एफिशिएंट हुआ होगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत से बच्चे मैंने देखा है, क्योंकि मैं बेटे बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं बच्चे किस तरह से कहां जाके कंफ्यूज्ड होते हैं, तो वो आकर के सिंडेस्मोकोरियल, एपिथीलियोकोरियल, ये कोरियल, वो कोरियल। लेकिन बेटे मैंने उनसे ये कहता हूं बार बार कि हीमोकोरियल पता है जो एग्जाम में आएगा, अगर आया तो ह्यूमन के बारे में पता कीजिए, सर पिग में कैसा, एलिफेंट में कैसा, अरे बेटा डिस्कॉइडल क्या, ये क्या, वो क्या, अननेसेसरी। अब आपको ये तो कम से कम समझ में आ गया कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में जो हमारा जो खुद का एम्ब्रायो है, हमने जो हीमोकोरियल कहा, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, और इसकी वजह से क्यों हम ये कह रहे हैं कि डिफ्यूजन के लिए जो एडेप्टेशन है वो काफी ज्यादा है, और ईज ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब आप जल्दी से मुझे ये बताइए कि प्लेसेंटा टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, तो मुझे बताइए वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो ह्यूमन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, बताइए बेटे। Which are the hormones? Now I am in a position to ask questions now. अब तक मैं पिछली 1.5-2 क्लास से पूछता चला जा रहा हूं, बताता चला जा रहा हूं, और अब मैं पहली बार उस सिचुएशन में आया हूं जहां पर मैं कॉन्फिडेंटली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो बताइए प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? तो आपने बिल्कुल ठीक चारों बता दिए। HCG का फंक्शन हमें पता ही है।
HCG का हमें फंक्शन पता ही है। HPL का क्या काम है बेटे? मेटाबॉलिक हार्मोन है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बेसिकली मेटाबॉलिक हार्मोन है बेटे। It affects the metabolism of the various metabolites, the biomolecules. Please try to remember this. So HPL is basically a metabolic hormone. प्लीज रिमेंबर दिस। यस, प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है और थोड़ा सा क्या प्रोड्यूस करता है? ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन हमेशा ज्यादा होगा। सो देखिए, प्लेसेंटा भी ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन थोड़ा ईस्ट्रोजन, और ये जो ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन है इसका नेगेटिव फीडबैक होगा LH और FSH पर। और इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेस्ट्रॉन है जो बेसिकली प्रिवेंट करता है सेकंड प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, क्योंकि दूसरा फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। दूसरा फॉलिकल इसलिए डेवलप नहीं होगा क्योंकि फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए FSH और LH चाहिए, लेकिन इस हायर प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से FSH और LH नेगेटिव फीडबैक से बिल्कुल नादिर पे रहेंगे, अपने लोवेस्ट सिक्रीटरी अमाउंट पे रहेंगे और उसकी वजह से फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। सो व्हाट प्रिवेंट्स अ सेकंड प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग प्रेगनेंसी? अगर मुझे एक ही आंसर लगाना है, अगेन वुड बी अ हाई सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। यस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में, कॉम्बिनेशन पिल में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेटिक ईस्ट्रोजन इस्तेमाल किया जाता है। यही वो वजह है कि हम शुरू में ही, साइकिल के शुरू में ही फीमेल को कहते हैं कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लीजिए, हम उसको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं, उसकी वजह से FSH और LH का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्चुअली प्रिवेंट ओव्यूलेशन। यही वो तरीका है जिसकी वजह से वो ओव्यूलेशन प्रिवेंट करते हैं। वही काम यहां पर हो रहा है कि ये जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, ये दूसरे, ये जो क्या कहते हैं, जो दूसरी प्रेगनेंसी को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। एक और काम कर रहा है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। 2-3 साल पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, बड़े ध्यान से सुनिए, क्यों हम थोड़ी सी NCERT को एक्सटेंड करते हैं इस चैप्टर में, ध्यान से समझिएगा। 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बड़ा हाई है और ईस्ट्रोजन का कम है, सो अगर आप प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का रेशो देखें तो काफी ज्यादा फेवर में होगा प्रोजेस्टेरॉन के। ये प्रोजेस्टेरॉन मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इनहिबिट करता है। सो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब तक हाई रहेगा, मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसकी वजह से अबॉर्शंस नहीं होते हैं, इसकी वजह से मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो दैट मींस द हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दैट इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा एक्चुअली सप्रेसेस द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? अब जब ये फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, जब ये फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो एक सिग्नल प्लेसेंटा के पास आएगा। ध्यान से समझिएगा। अब हमने कहा कि पूरे जेस्टेशन पीरियड में देयर इज नाउ फुल्ली डेवलप्ड फीटस, और उससे सिग्नल पहुंचा प्लेसेंटा को, और इस प्लेसेंटा ने प्रोजेस्टेरॉन कम किया और ईस्ट्रोजन बढ़ाना शुरू किया। यह क्वेश्चन पूछा था 2-3 साल पहले, ध्यान दीजिएगा बेटे। ये क्वेश्चन पूछा था 2-3 साल पहले नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। हमने ये कहा कि जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, प्लेसेंटा को सिग्नल गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा। अब आपको मैंने बता चुका हूं कि प्रोजेस्टेरॉन जब तक हाई रहेगा मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन अब हमने ये कहा कि प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ है, ईस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसकी वजह क्या होगी कि देयर वुड बी पेन, और ये पेन परसीव करेगा हाइपोथैलेमस मदर का, और वो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये हम पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, वो रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा मायोमेट्रियम पे। इट बिकम्स अ पॉजिटिव फीडबैक। दिस इज व्हाट इज कॉजिंग द लेबर पेन्स, एंड लेबर पेन्स प्रोग्रेसिवली इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में जल्दी तेज भी होते जाएंगे और स्ट्रॉन्गर भी होते चले जाएंगे। व्हाट इज कॉल्ड एज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इट इज इनिशिएटेड बाय अ फुल्ली डेवलप्ड fetus and placenta, and at the core is a decrease in the secretion of progesterone by placenta and a simultaneously increase in the production of estrogen that increases the sensitivity of the myometrium to oxytocin. The myometrium undergoes contraction because of the pain. The pain is perceived by the hypothalamus and through the posterior pituitary, which is a storage and release center for the neurohormones ADH and oxytocin synthesized by hypothalamus. और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आता है, वो और ज्यादा स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इस तरह से लेबर पेन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़
बढ़ती चली जाती है, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है। इसकी वजह से देयर वुड बी प्रेशर ऑन द fetus which is now fully developed, and this will lead to the birth of the child. The process is called as parturition. इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को कई बारी बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। आई होप ये बहुत बेसिक बात अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। So now the basic idea is, one of the most important questions for NEET entrance examination would be the fetal ejection reflex, और मुझे उम्मीद है कि fetal ejection reflex आपको ढंग से अब समझ में आया होगा। जो फाइनल कंसेप्ट है आपकी एनसीईआरटी में वो बेसिकली ये है कि जो बर्थ इमीडिएटली नियोनेट, तो एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं नियोनेट। सो नियोनेट मतलब ये वो उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी पैदा हुआ है। तो आप जानते हैं, आपको जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ाएंगे या पहले आपने कभी हमारे साथ पढ़ा है तो आप जानते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है उसमें एक अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, और उस अम्बलाइकल कॉर्ड में आपको पता है 2 आर्टरीज और एक वेन होती है। 2 अम्बलाइकल आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं, एक अम्बलाइकल वेन होती है जो ब्लड को वापस लेके आती है फीटस में, और वहां जाकर के वो डिवाइड होती है 2 पार्ट में। 80% ब्लड इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है, 20% ब्लड हिपैटिक वेन में चला जाता है। लेकिन जिस टाइम पर हमने ये कहा कि बच्चे के जब डिलीवरी होती है तो अभी भी जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा जो है वो मदर में अटैच्ड है, और एक सूटेबल टाइम पे जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो कट करता है किसको, अम्बलाइकल कॉर्ड को क्लैंप लगा करके बच्चे को पीडियाट्रिशियन को देता है, और इस टाइम पर वो चांसेस हो सकते हैं कि फीटल और मैटरनल ब्लड आपस में मिक्स हो जाए। और क्लास 11th याद कीजिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अगर आरएच का इनकंपैटिबिलिटी है तो यहां पर वो टाइम है जब आपको एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर को लगानी है। अगर आरएच इनकंपैटिबिलिटी है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, मदर आरएच नेगेटिव है और बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव है, तो ये वो टाइम है जहां पर फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। तो इस टाइम पर अगर आपको याद आ रहा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस, फीटल इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना पड़ेगा। द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इज फॉलोड बाय द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। आई होप नाउ दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये जो नियोनेट है, देयर इज अ कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। सो हम ये चाहते हैं कि एज फार एज पॉसिबल, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे, एज फार एज पॉसिबल जो नियोनेट है उसको मदर के पास रखना चाहिए। सो देखिए, जितना ज्यादा पॉसिबल हो हम ये चाहते हैं कि ये जो नियोनेट है वो मदर के पास रहे। इससे 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये है क्योंकि मदर की बॉडी में अभी ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत हाई है, मदर की बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत हाई है, और ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। ये वो ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन हो सकता है जो, ये वो वजह हो सकती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसकी वजह से हम सब अपनी मदर से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, बल्कि उल्टा कहना चाहिए, हमारी मदर्स हमसे बहुत ज्यादा क्या है मतलब अटैच्ड होती हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं अपने बच्चों को लेकर के। बच्चे तो नालायक होते हैं, मैंने पहले गलत बोला। मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों से जो बहुत ज्यादा अटैच होती हैं, उसकी वजह ये होती है इस टाइम पर बड़ा स्पेशल बॉन्ड बन सकता है, हायर लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन की वजह से बॉन्डिंग होती है। दूसरा, ये वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। सो देखिए, कुछ महीनों तक बच्चे को केवल और केवल मदर का ही फीड चाहिए, ब्रेस्ट फीड ही चाहिए, पानी भी नहीं देना होता ऊपर से, मोर देन सफिशिएंट होता है मदर का फीड। और खास तौर पे शुरू में, अब आपको पता है आपका प्रिय क्वेश्चन है कोलोस्ट्रम्स की बात कर रहा हूं। सो शुरू में जो मदर मिल्क प्रोड्यूस करती है जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, उसमें आईजीए क्लास की एंटीबॉडीज काफी ज्यादा होती हैं, उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है, बच्चे की बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। इसीलिए एंटी इन्फेक्टिव एंटीबॉडीज जैसे आईजीए क्लास की एंटीबॉडीज और उस तरह की एंटीबॉडीज जो मदर की बॉडी से आईजीजी क्लास की प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में आई होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, ताकि उसमें थोड़ी बहुत इम्यून पावर रहे। एंड दैट इज वाई फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी द ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी एनकरेज्ड। अगर किसी को प्रॉब्लम भी है, मान लीजिए मदर या बच्चे में कोई प्रॉब्लम भी है, आपने इंटेंसिव केयर में रखा हुआ है, तो भी हम मदर को एनकरेज करते हैं कि थोड़ी देर जाकर के बच्चे के पास जरूर बैठे, और जितना पॉसिबल हो सके ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू के कुछ महीनों में दिस इज द ओनली फीड दैट द बेबी एक्चुअली रिक्वायर्स। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक बात यहां पर फाइनल कर रहा हूं, फाइनल क्लास की बात कर रहा हूं। देखिए,
बर्थ वेट कम से कम 2.5 किलो होना चाहिए। सो 2.5 kg इज द मिनिमम बर्थ वेट। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी बच्चे का जन्म पर जो बर्थ वेट है वो 2.5 किलो से कम है, तो इसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। और लो बर्थ वेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे के सर्वाइवल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लो बर्थ वेट। और इसकी वजह होती है मदर की बॉडी। और मदर अगर माल नरिश्ड है, एनीमिया है, ये सब प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू कर चुका हूं। मैं इस देश के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूं कि किस तरह से जो फीमेल्स हैं जो कि खुद माल नरिश्ड है और बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी कम है, द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉट वेरी एडवांस्ड और फर्टिलिटी जनरली हाई है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वहां पर बार बार प्रेगनेंसी की वजह से जो है बच्चे की भी सेहत पर असर पड़ेगा। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का क्या एडवांटेज है। थैंक यू सो मच।